तो देखो जैसे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें मेरे पास एक पुली है और इस पर एक मास m1 और m2 अटैच है, ठीक है। और हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है इस सिस्टम का। किसी भी दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा, जितना एक्सेलरेशन से m1 नीचे आएगा उतना एक्सेलरेशन से m2 ऊपर जाएगा, या m2 नीचे आएगा जितने एक्सेलरेशन से m1 भी उतना एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो इस सिस्टम का हम लोग को एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लैग्रेंजियन फॉर्मेलिज्म। हम लोग जानते हैं कि अब जो पुली है ना, पुली के सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको डेटम बोला जाता है। वो ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और इस डेटम से m1 का पोजीशन x1 नोट कर लेते हैं और इस डेटम से m2 का पोजीशन x2 नोट कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग साइन कन्वेंशन क्या यूज़ करते हैं, कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जो नीचे जो साइड जाता है उसको x एक्सिस मानते हैं और पॉजिटिव x एक्सिस मानते हैं, और राइट हैंड साइड जो लेंथ जाता है उसको y मानते हैं और पॉजिटिव y मानते हैं। तो खैर इसमें कोई राइट हैंड साइड कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ वर्टिकली तुम्हारा लेंथ जा रहा है और ये दोनों लेंथ पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। तो जो रिलेशन आता है तुम देखोगे कि ये एक स्ट्रिंग है, तो x1 प्लस x2 स्ट्रिंग का लंबाई होगा, समझे। तो ये x1 प्लस x2 कॉन्स्टेंट होगा हमेशा। ये कॉन्स्टेंट मोशन में क्लास 11-12 में पढ़ना था हम लोग को। तो देखो, तो अगर तुमको देखना है कि x1 प्लस x2 कॉन्स्टेंट कैसे होता है तो वो देख लो। मान लो कि ये जो स्ट्रिंग है इस तरीके से, इसका लेंथ l है पूरा लंबाई का, ठीक है। और मान लो इस पुली का रेडियस r है, तो x1 प्लस ये जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है पुली के ऊपर वो पाई r प्लस ये लेंथ x2, ये मिला के l है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, l माइनस पाई r, जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ से पता चलता है कि x1 प्लस x2 कांस्टेंट है। ये बेसिक 11th-12th क्लास का कांस्टेंट मोशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिखें यहाँ पे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना होगा, इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए मास का, किसी भी एक मास का हम लोग को लैग्रेंजियन फाइंड करना होगा, जो कि होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। और इस सिस्टम में तुम देख सकती हो दो ब्लॉक है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा दोनों ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी का समेशन, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग को चाहिए होगा पोटेंशियल एनर्जी, वो भी पूरे सिस्टम का चाहिए। तो सिस्टम में m1 और m2 है, तो m1 का पोटेंशियल एनर्जी और m1 का और m2 का दोनों का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। ये जो डेटम लाइन है इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारा रेफरेंस लाइन है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग 0 इमेजिन कर लिए, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है mgh, ठीक है। तो इसी तरीके से m1 का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा m1g(x1). और चूंकि ये रेफरेंस लाइन से नीचे है, तो रेफरेंस से नीचे हम लोग जो पोटेंशियल होता है उसको नेगेटिव पोटेंशियल कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। और इसी तरीके से जो m2 का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा m2g(x2), और ये रेफरेंस लाइन से नीचे तो ये नेगेटिव होगा। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में तुम देख सकते हो v1 है और v2 है, इसको हम लोग को x1 x2 के टर्म्स में लिखना होगा, ठीक है। तो v1 क्या होगा, वो होगा v1 स्क्वायर, क्या होगा वो होगा x1 स्क्वायर, और v2 क्या होगा v2 स्क्वायर, वो होगा x2 डॉट स्क्वायर। डॉट बोलना भूल गया था, x1 डॉट स्क्वायर और v2 होगा x2 डॉट स्क्वायर। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं रिलेशन, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि x1 प्लस x2 कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएट करते एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा x1 डॉट प्लस x2 डॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से x2 डॉट का वैल्यू आ जाएगा माइनस x1 डॉट, ठीक है। तो x2 डॉट स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं x1 डॉट स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग v1 को रिप्लेस कर देते हैं x1 डॉट स्क्वायर से,
और v2 को रिप्लेस कर देते हैं x2 डॉट स्क्वायर से। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आ गई है। अब हम लोग को लैग्रेंजियन फंक्शन फाइंड आउट करना होगा, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। वो होता है L इज इक्वल टू टी माइनस वी। तो ये हो जाएगा हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस m1 g x1 प्लस m2 g x2। इसको इरेज कर देते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि x1 प्लस x2 कॉन्स्टेंट है, तो x2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट माइनस x1। तो तुम्हारा जो लैग्रेंजियन फंक्शन आया है तुम देखोगी, और ये x2 डॉट स्क्वायर को भी हम लोग लिख सकते हैं x1 डॉट स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया इसलिए नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो अब तुम लैग्रेंजियन फंक्शन को देखोगे सब x1 के टर्म्स में आ गया है। तो ये एक और तरीका होता है जो फिजिसिस्ट इस्तेमाल करता है कि लैग्रेंजियन फंक्शन देखता है और देखता है कि किसका वो फंक्शन है, किस वेरिएबल का। तो देखा वो x1 का फंक्शन है, तो इसमें तुम्हारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट x1 होगा। ऐसे भी देखा जाता है। अगर तुमको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले लैग्रेंजियन तुम निकाल लो, और एक टर्म्स में अगर आ जाता है सारा एक वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स में आ सकता है उस वेरिएबल्स में ले आओ। जैसे इस केस में एक ही वेरिएबल में सब आ जा रहा है x1 में, तो ले आए। अब जो लैग्रेंजियन जिस चीज़ का फंक्शन बना वही तुम्हारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा। तो हियर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारा x1 है, और जनरलाइज्ड वेलोसिटी है वो x1 डॉट है। ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहलाता है और ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी कहलाता है। अब अपना ऑयलर लैग्रेंज इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग। तो देखो हम लोग लैग्रेंजियन फंक्शन निकाल चुके थे, और ये हमारा लैग्रेंज इक्वेशन। ठीक है, और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है हमारा x1। अब हम लोग ये वाला क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, पार्शियल L ओवर पार्शियल Q डॉट। Q डॉट मतलब x1 डॉट। ठीक है, तो ये इस लैग्रेंज फंक्शन को x1 डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये वाला टर्म हो जाएगा हाफ m1 टू x1 डॉट प्लस हाफ m2 टू x2 x1 डॉट, और ये जीरो हो जाएगा क्योंकि x1 डॉट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और उसी तरीके से ये टर्म का भी जीरो हो जाएगा। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल, तो बच जाएगा हमारे पास m1 x1 डॉट प्लस m2 x1 डॉट। यहाँ से x1 डॉट फैक्टर आउट कर लेंगे तो ये बन जाएगा m1 प्लस m2 x1 डॉट। ठीक है, अब उसी तरीके से हम लोग पार्शियल L ओवर पार्शियल Q निकालेंगे, यानी पार्शियल L ओवर पार्शियल x1। तो ये दोनों का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और इसका हो जाएगा, अब देखो x2 जो आया था इसको हम लोग चेंज करके लिख दिए थे c माइनस x1। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा m1 g प्लस m2 g 0 माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा m1g माइनस m2g, और g को फैक्टर आउट कर लेंगे तो बन जाएगा m1 माइनस m2g। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को लैग्रेंज इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा d बाई डी टी m1 प्लस m2 x1 डॉट माइनस m1 माइनस m2 g इज इक्वल टू 0। अब आगे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा m1 प्लस m2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, और x1 डॉट का दोबारा टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा x1 डबल डॉट। ठीक है, और इसको 0 की उस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा m1 माइनस m2 g। यहाँ से x1 डॉट डबल डॉट का वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगा m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ गया हमारा ब्लॉक 1 का एक्सेलरेशन।
और हम लोग जानते हैं कि ब्लॉक 2 का एक्सेलरेशन क्या है, x2 डॉट था माइनस x1 डॉट, तो x2 डबल डॉट होगा माइनस x1 डबल डॉट, तो यही क्वांटिटी का नेगेटिव हम लोग लेंगे, यानी माइनस ऑफ m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तो ब्लॉक 1 का m1 का एक्सेलरेशन है ये, और m2 का एक्सेलरेशन है ये। ठीक है, तो हम लोग अपने अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, जो कि दिया है कंपाउंड पेंडुलम। तो मान लो कोई तुम्हारी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये स्फीयर हो सकता है, एक रॉड हो सकता है, या कोई स्टोन, पत्थर, डिस्क, कुछ भी हो सकता है, एक रिजिड बॉडी है, और इसको हम यहाँ पे कील ठोक दिए, इसको पिवट बोलते हैं। ठीक है, और मान लो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पे कील ठोक दिए, और ये मान लो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता है, ये ऑसिलेट करने लगता है। ठीक है, और ये मान लो ये सेंटर ऑफ मास है। और मान लो पिवट से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो L है, और थोड़ा सा ऑसिलेशन कराता है, तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ चला जाएगा, और ये दूरी तुम्हारा L ही रहेगा, और थोड़ा सा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो ये थीटा है। ठीक है, और तुमको बोला जाए कि इसका टाइम पीरियड फाइंड करो इस ऑसिलेशन का, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन बना, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, आज हम लोग वो जानेंगे। तो सबसे पहले जो पिवट होता है, इससे हम लोग एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को अल्टीमेटली क्या चाहिए, लैग्रेंजियन चाहिए, जो होता है t माइनस वी, और v के लिए हम लोग को एक रेफरेंस लाइन चाहिए होता है, जहां से हम लोग डिफाइन कर सके पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास का मास m है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी जो होता है, जब भी कंपाउंड पेंडुलम आता है, ये रिजिड बॉडी आता है, और उसका काइनेटिक एनर्जी हम लोग को देखना होता है, तो हम लोग हाफ mv² यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो कि आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी यानी थीटा डॉट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर तुम देखोगे, तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई भी जो भी रिजिड बॉडी दिया रहेगा क्वेश्चन, जैसे मान लो स्फीयर दिया रहा या सिलेंडर दिया रहा, तो तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ज्यादातर केस में हम लोग को पता होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, हम लोग को पता होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये हम लोग को पता रहता है। जो भी तुम देखते हो 2/5 mr², 1/2 mr², ये सब सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है। लेकिन इस केस में तुमको क्या करना होगा, काइनेटिक एनर्जी तुमको पिवट के अराउंड तुमको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल एक्सेस थ्योरम का यूज करते हैं। पैरेलल एक्सेस थ्योरम का यूज करते हैं, तो वो तुमको मिल जाएगा वो पिवट के अबाउट IS, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, जो कि होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस उसका मास लो। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास का और पिवट का, जिस पॉइंट के अबाउट चाहिए तुमको, उसका लेंथ का स्क्वायर कर दो। इसका जैसे इसका लेंथ है c मतलब l, तो l लो और उसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पिवट के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो तुमको यहाँ पे पुट करना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ IC, मतलब सेंटर ऑफ मास बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस मास ऑफ द रिजिड बॉडी, और सेंटर ऑफ मास से पिवट का जो डिस्टेंस है L, उसका स्क्वायर इंटू थीटा डॉट स्क्वायर। ये तरीका होता है काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का, जो कि आगे हो सकता है प्रॉब्लम्स में एक्सरसाइज में दिया रहे, तो तुमको सॉल्व करना होगा इसी मेथड से। पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालोगी, पैरेलल एक्सेस थ्योरम का यूज करोगी, फिर देखो सेंटर ऑफ मास लोकेट करोगी, उसका कहाँ है, ज़्यादा तो सेंटर ही होता है सेंटर ऑफ मास अगर सिमेट्रिक बॉडी है तो, और फिर पिवट से उस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालोगी, या पता रहेगा दिया रहेगा, उसका स्क्वायर करके पैरेलल एक्सेस थ्योरम यूज कर लोगे। ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना होगा तो थीटा, तो उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, थीटा डॉट निकल जाएगा।
ठीक है, क्योंकि एक अब ये रोटेशनल मोशन हो गया एक तरीके से। ठीक है, और बुक में क्या देता है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा स्फीयर है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास है, तुम्हारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है। तुम पढ़ी होगी 11th क्लास में, कुछ ऐसे करता था कि m को रहने देता था ऐसे, और उसको लिखता था √2/5 r² और बोल देता था कि ये अलग कोई कांस्टेंट है जिसको k से डिनोट कर देता है, और mk² लिख देता था और बोलता था ये रेडियस ऑफ जायरेशन है। ठीक उसी तरीके से इसको लिख दिया है mk² के टर्म्स में, क्योंकि ये रेडियस ऑफ जायरेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, और ये मान लो रेफरेंस लाइन ये है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है मान लो h, वो फाइंड आउट करना होगा, और ये होगा mgh, और रेफरेंस से नीचे है तो ये -mgh होगा। अब ये h फाइंड करेंगे। अब तुम देखो कि ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये h है और ये l है, ठीक है। तो h का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, ये l मान लो कोई वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा l कोसाइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा l साइन थीटा, और देखो h और l कोसाइन थीटा का मैग्नीट्यूड एक ही होगा, तो h की जगह हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं l कोसाइन थीटा। तो तुम बेसिक की भी कर सकती हो, कोसाइन थीटा देखो क्या होगा, b/h, बेस है तुम्हारा h और हाइपोट है l, यहाँ से भी तुम देख सकती हो, तो h आएगा तुम्हारा -h आएगा तुम्हारा l कोसाइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि हम लोग मान लें ये पूरा जो रिजिड बॉडी है उसको हम मान लेते हैं कि ये, अब तुम इसको भूल जाओ रिजिड बॉडी को, ठीक है, अब तुम भूल जाओ। अब तुम मान के चलो कि तुम्हारा जो मास है ना एक जगह C पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है, समझो तुम्हारा बॉब बन गया है सिंपल पेंडुलम का, उसी तरह से हम इमेजिन कर रहे हैं। तो लैग्रेंजियन क्या आएगा, T-v, और T क्या है, हाफ IC प्लस ml² थीटा डॉट स्क्वायर, और प्लस mgl कोसाइन थीटा। अब जो तुम एक बार लैग्रेंज निकाल लियो तो तुमको दिख रहा होगा जो वेरिएबल है वो सिर्फ थीटा है तुम्हारा, बाकी IC, m, l, m, g, हाफ ये सब कांस्टेंट है। जो वेरिएबल है जो वेरी कर रहा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और एंगुलर वेलोसिटी है, यानी तुम्हारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट तुमको देख के पता चल रहा है वो थीटा होगा। तो हियर जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज थीटा एंड जनरलाइज्ड वेलोसिटी इज थीटा डॉट। ऐसे भी पता कर सकती हो तुम जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ये तुमको थ्योरी में बता रहे थे, तुमको शायद समझ में नहीं आ रहा था हम क्या बोल रहे हैं, अब तुमको समझ में आ रहा होगा। तो पिछले सेक्शन में हम लोग लैग्रेंज निकाल चुके थे। अब हम लोग लैग्रेंज इक्वेशन जानते हैं कि कुछ इस तरीके से होता है, d/dt पार्शियल l ओवर पार्शियल थीटा डॉट माइनस पार्शियल l ओवर पार्शियल थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग ये क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे पार्शियल l ओवर पार्शियल थीटा डॉट, तो इस क्वांटिटी को थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर अगले बार हम लोग ये निकालेंगे, ये क्वांटिटी करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे थीटा तो है ही नहीं, थीटा डॉट है, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, और इस क्वांटिटी mgl वैसे ही आएंगे, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग वापस से पुट कर देंगे लैग्रेंज इक्वेशन में, तो ये हमारे पास बन जाएगा d/dt mk² l² थीटा डॉट माइनस माइनस प्लस mgl साइन थीटा इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब m इंटू के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, थीटा डॉट का थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब दोनों साइड m से डिवाइड कर दो, तो ये m कट जाएगा, ये m और ये m कट जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन निकल कर आया है, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, जो कि बहुत आसानी से निकल जाता है लैग्रेंज फॉर्मेलिज्म से, और न्यूटोनियन से बहुत दिक्कत होता है। और अगर रिजिड बॉडी को स्मॉल ऑसिलेशन दोगी, थीटा बहुत स्मॉल हो, वेरी स्मॉल, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने लगेगा, एग्जीक्यूट करने लगेगा। उस केस में क्या होगा कि साइन थीटा को तुम लिख सकते हो थीटा के बराबर। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है उसको थीटा से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस जी एल थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये तो 0 हो गया, तो बन जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस जी एल अपॉन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, जहाँ पर तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होगा जी एल अपॉन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी है यही ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट जी एल अपॉन के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उसका टाइम पीरियड अगर फाइंड करना हो तो वो होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो 2 पाई इंटू 1 अपॉन ओमेगा, तो इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन जी एल। तो ये हो गया टाइम पीरियड कंपाउंड पेंडुलम का, जो देखो रेडियस ऑफ गायरेशन पर डिपेंड करता है, और सेंटर ऑफ मास से पिवट का क्या डिस्टेंस उस पर भी डिपेंड करता है। तो ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपना अगले एग्जाम्पल की ओर, जो कि एग्जाम्पल नंबर 6 है। और ये कहता है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो एक प्लेन में मूव कर रहा है। समझ लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। और हम लोग को यूज़ करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो इसका जो मास है उसका लोकेशन हो गया r कॉमन थीटा, क्योंकि r है ये पोजीशन या पोजीशन वेक्टर, और ये थीटा है ये एंगल। तो बोला है कि जनरलाइज फोर्स का जो कंपोनेंट है उसका एक्सप्रेशन रिड्यूस करना है इसके ऊपर। जो भी फोर्स लग रहा हो, मान लो फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स भी लग रहा होगा, और एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा होगा, तीनों फोर्स मिलकर लग रहा होगा, और कुछ नेट फोर्स डेवलप हो रहा होगा जो सिस्टम पे लग रहा होगा। तो वही नेट फोर्स हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म में फाइंड आउट करना है। चूंकि यहाँ पे जो F है वो एक आर्बिट्री फोर्स है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कंजर्वेटिव हो, तो हम लोग यूजुअल फॉर्म ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन नहीं यूज़ कर सकते, हम लोग को जनरल फॉर्म यूज़ करना होगा लैग्रेंज का, जो कि होता है डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट माइनस पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को क्या करना होगा, जैसा कि देख सकते हैं हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगा, तो इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि x होता है r कोसाइन थीटा और y होता है r साइन थीटा।
यहाँ से हम लोग एक्स डॉट और वाई डॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर एक्स डॉट कैलकुलेट करें तो वो निकल कर क्या आएगा हमारे पास, आर डॉट कोसाइन थीटा माइनस आर साइन थीटा थीटा डॉट। और उसी तरीके से अगर वाई डॉट कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा हमारे पास आर डॉट साइन थीटा प्लस आर कोसाइन थीटा थीटा डॉट। अब ये दोनों का स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे और फिर ऐड करेंगे, तो एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, क्योंकि फाइनल आंसर हमारे पास निकल कर क्या आएगा, वो होगा आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर डॉट स्क्वायर। ये रिजल्ट निकल कर क्या आएगा। तो इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी में हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर डॉट स्क्वायर। ये आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा, कॉमन ले लेके कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी यूज होगा बार बार इसमें और सिंप्लीफाई के इतनी सी बन जाएगा। ठीक है, एक बार जो काइनेटिक एनर्जी निकल गया तो हम लोग यूज कर सकते हैं लैग्रेंज इक्वेशन। और यहाँ पे तुम देखोगे काइनेटिक एनर्जी, अब लैग्रेंज तो नहीं है लेकिन काइनेटिक एनर्जी है, तो दो चीज़ का फंक्शन है, एक आर और थीटा का फंक्शन है। तो तुम एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा तुम्हारा आर और एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा तुम्हारा थीटा। तो एक बार ये जनरल फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर को मान के, और एक बार ये जनरल फॉर्म यूज़ करेंगे एक बार जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा को मान करके। पिछले सेक्शन में एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे जीरो लिख दिया था, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे क्यू के होगा जनरलाइज्ड फोर्स। तो अब हम लोग देखते हैं आर के अलॉन्ग वेरी करके इस इक्वेशन को, तो जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ वहाँ आर से रिप्लेस कर देंगे हम लोग, और क्यू के को क्यू आर लिख देंगे क्योंकि क्या बोलते हैं ये आर हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है इस केस में। तो यहाँ पर हम लोग जो टी हमारे पास निकल करके आया था वो था हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर डॉट स्क्वायर। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे पार्शियल टी ओवर पार्शियल आर डॉट, वो हो जाएगा एम आर डॉट, और पार्शियल टी ओवर पार्शियल आर कैलकुलेट करेंगे जो कि हो जाएगा एम थीटा डॉट स्क्वायर आर। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे इस वैल्यू को, तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी एम आर डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, अब ये हो जाएगा एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर। तो यही होगा जनरलाइज्ड फोर्स अलॉन्ग आर। अगर तुम्हारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आर है तो उसके अलॉन्ग या उसके उसका रेस्पेक्टिव जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा वो होगा ये। और मज़े की बात ये है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है क्यू के इज इक्वल टू एफ डॉट पार्शियल आर ओवर पार्शियल क्यू। अब मेरा यहाँ पे जो क्यू है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वो भी आर है, तो इसके लिए हम लोग आर यूज़ कर सकते हैं और क्यू के की जगह क्यू आर लिख देते हैं, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग एफ आर लिख देते हैं। अब एफ आर क्यों लिखे हैं उसका इसके पीछे भी एक वजह है, वो वजह बता देते हैं। थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमको, इसको भी इरेज कर देते हैं।
ये कुछ इस तरीके से था। और जो आर वेक्टर होता है वो होता है, अगर तुम देखोगे ये जो बनाए थे हम, और ये थीटा था और ये आर था, ठीक है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगी तुम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, तो ये होता है एक्स का वैल्यू होता है आर कोसाइन थीटा, और वाई का वैल्यू होता है आर साइन थीटा, और वेक्टर आर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो एक्स की जगह पे ये वैल्यू लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा आर कोसाइन थीटा आई कैप, और वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है। हम यहाँ से आर कॉमन निकाल लेते हैं, तो बन जाएगा कोस साइन थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। ये जो यूनिट वेक्टर मिला है तुमको कोसाइन थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, इसको बोला जाता है आर कैप। तो ये आर वेक्टर जो निकल कर आ गया वो आ गया आर इंटू आर कैप। तो इसको हम लोग रिप्लेस करके ऐसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ डॉट पार्शियल आर, पार्शियल ओवर पार्शियल आर, और आर वेक्टर की जगह ये लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है ये तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो मेरे पास बन जाएगा एफ डॉट आर कैप। अब किसी भी फोर्स को किसी यूनिट वेक्टर के, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर किसी यूनिट वेक्टर के साथ डॉट कर दोगी तो तुमको उस यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग उस वेक्टर का कंपोनेंट मिल जाएगा। इसका मतलब कि अगर तुम फोर्स को किसी यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग डॉट कर दोगी, ठीक है, तो उस यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग तुमको फोर्स का कंपोनेंट मिल जाएगा। तो ये बन जाता है एफ आर, मतलब आर के अलॉन्ग एफ का क्या कंपोनेंट होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी होता है डॉट प्रोडक्ट का। इसीलिए हम लोग जब वर्क डन भी निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग डॉट करते हैं फोर्स का, कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को, उस डायरेक्शन में फोर्स का क्या कंपोनेंट है। तो इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं कि क्यू आर मेरे पास निकल के आ गया एफ आर। तो यहाँ पर हम लोग एफ आर भी लिख सकते हैं क्यू आर की जगह। तो इतना सिंपल सा था ये। अब देखो, अब हम लोग एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर के अलॉन्ग वेरी कर चुके हैं इस इक्वेशन को। अब एक और जनरलाइज कोऑर्डिनेट बचता है थीटा, तो उसके अलॉन्ग भी हम लोग वेरी कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल थीटा डॉट माइनस पार्शियल टी ओवर पार्शियल थीटा इज इक्वल टू क्यू थीटा, ठीक है। और अगर रिकॉल करें हम लोग तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास निकल करके आया था हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर डॉट स्क्वायर। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे पार्शियल टी ओवर पार्शियल थीटा डॉट, जो करके जो आ जाएगा हमारे पास हाफ एम आर स्क्वायर टू थीटा डॉट, और ये हाफ हाफ कैंसिल, तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, और पार्शियल टी ओवर पार्शियल थीटा भी कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से हम लोग, जो कि होगा 0, क्योंकि थीटा का तो टर्म ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी बाई डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू क्यू थीटा। अब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके क्यू थीटा भी निकाल सकते हैं। ये होता है जनरलाइज फोर्स का फॉर्मूला, और इस बार हमारे पास जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो है थीटा, तो क्यू की जगह थीटा से रिप्लेस कर देंगे हम लोग। तो एफ डॉट पार्शियल आर ओवर पार्शियल थीटा, ठीक है। और एफ डॉट वैसे ही रहने दो, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा वैसे ही रहने दो, आर को लिखो आर कोसाइन थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अब ये आर बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है,
और ये एफ डॉट पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा कोसाइन थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आर एफ डॉट, इसको डिफ्रेंशिएट करोगी तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगी तो ये बन जाएगा प्लस कोसाइन थीटा जे कैप। यही तो होता है थीटा कैप पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो ये आ गया हमारे पास आर एफ डॉट थीटा कैप, और इस क्वांटिटी को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एफ थीटा से, मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो थीटा कैप के अलोंग है, तो आर इंटू एफ थीटा। तो क्यू थीटा की जगह लिख सकते हैं हम लोग आर एफ थीटा। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी निकल के आया ये होता है टॉर्क, ये कहलाता है टॉर्क, ये क्वांटिटी। और ये जो क्वांटिटी अंदर में है इसको कहते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम का नया फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास एम आर थीटा डॉट, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, और टॉर्क आर एफ थीटा। इसका मतलब जो तुम्हारे पास टॉर्क होता है वो होता है एंगुलर मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव। अगर एंगुलर मोमेंटम को टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगी तो बस टॉर्क निकल जाएगा। ये इक्वेशन बता रहा है लैग्रेंज इक्वेशन। ये इसका ब्यूटी है, कोई भी रिलेशन होता है वो पॉप आउट कर जाता है।